हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध। अर्थात इसके पहले हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध। आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध। चलिए देखते हैं। टॉपिक है उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध। ये पढ़ना है इस टॉपिक में। अर्थात उत्तल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में क्या संबंध होता है, ये संबंध हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में हम लोग एक वस्तु को रख लेते हैं। कहीं एक वस्तु रख लेते हैं ओ डैश। यहां से इधर इसका मुख्य फोकस है और केंद्र है, सेंटर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो केंद्र से होकर जा रही है वो लौट जाएगी इसी मार्ग में, लेकिन ये जाती हुई प्रतीत होगी केंद्र से। ये दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग इस टॉपिक में पढ़े हैं कि यदि कोई वस्तु इसके इस दिशा में उसका प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनेगा, और यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा बनेगा, अगर इसके नीचे बनता है तो उल्टा बनेगा। अब यहां नाम रख लेते हैं इसका नाम है P, और यहां से ये A है और इसको M मान लेते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, और यहां एक समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, I डैश F बन रहा है, एक I डैश C बन रहा है, एक AM C बन रहा है, एक AM F बन रहा है, एक O डैश C बन रहा है। देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं हमारे। कौन कौन हैं? एक है O डैश C तथा I डैश C। देखिए दो त्रिभुज, यही दोनों समकोणिक त्रिभुज ले लेते हैं। अर्थात समकोण त्रिभुज कौन कौन है? समकोण त्रिभुज O डैश C तथा I डैश C में, I डैश C में। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर है 90, और दोनों में कोण C उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्लास 10 में त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं हेल्स की प्रमेय से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसमें हम लोग कौन सा त्रिभुज लिए हैं, O डैश C तथा I डैश C में। अब इसमें कंडीशन थोड़ा सा ये देखना है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा कौन कौन है, O डैश बटे I डैश, ये बराबर होगा O डैश बटे I डैश बराबर होगा OC बटे IC के। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, AMF तथा त्रिभुज AMF तथा त्रिभुज I डैश C के, I डैश C में, सॉरी
आई डैश सी में नहीं लेंगे, आई डैश एफ में। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इसमें भी कोड एम कोड आई के क्या है बराबर है, दोनों 90 अंश से। और उसके बाद इसमें हो जाएगा हमारे पास एफ दोनों में उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इनका भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात एम बटे आई डैश ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा एम एफ बटे आई एफ के। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों हम कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। अगर ये समांतर है तो ओ डैश बराबर होगा किसके, एम के, अर्थात ओ डैश हमारा हो जाएगा बराबर किसके, एम के। और ये अगर ये बराबर है, ये इसके बहुत करीब है, अर्थात पीएम के बहुत करीब है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो लिख देंगे P तथा M के बीच दूरी को क्या लेने पर, नगण्य लेने पर। ये कंडीशन हो जाएगा हमारे पास। अब यहां देखिए, ये अगर इतना कंडीशन हो जाता है, AM ओ डैश के बराबर हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ डैश बटे आई डैश, ये बराबर होगा एम एफ बटे आई एफ। ये इक्वेशन सेकंड ना मानकर इसको मान लें, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास ये दोनों बराबर हो गया, क्या बराबर हो जाएगा, ओ सी बटे आई डैश सी तथा एम एफ बटे आई एफ के। अब एम एफ को हटा देंगे, कहीं भी एम एफ रहेगा, अगर यम है तो ये क्या हो गया, यम तथा पी के बीच की दूरी नगण्य लेने पर, तो ये यम के स्थान पे अब क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा। अब आई सी जो ये हमारा ओ सी है, अब इसमें चेक करेंगे ओ सी के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ओ सी अभी कोई दूरी नहीं बता रही है, क्योंकि जो भी दूरियां इसमें ली जाएंगी वो कहां से ली जाएंगी, ध्रुव से। तो ध्रुव से ये कौन सी दूरी है, वस्तु की दूरी है। ये ध्रुव से कौन सी दूरी है, वक्रता त्रिज्या, ये सॉरी वक्रता केंद्र है। अगर ये वक्रता केंद्र है तो इसको OC के स्थान पे हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, OP प्लस CP, अर्थात इसके स्थान पे लिख सकते हैं OP प्लस CP बटे IC। IC के स्थान पे क्या हो जाएगा, IC के स्थान पे थोड़ा अलग रूप में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे IC के स्थान पे लिखना है तो CP माइनस PI, अर्थात इसके स्थान पे लिखेंगे CP माइनस PI। और ये बराबर होगा MF के स्थान पे हम लोग PF लिख सकते हैं, और IF के स्थान पे लिख सकते हैं PF माइनस PI, अर्थात PF माइनस PI। अब देखिए, इसके इधर जो दूरी ली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। इसके इधर जो दूरी ली जाएगी उसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। अब देखिए, इसमें जो OP है हमारा, OP ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, माइनस U से। और CP हमारे पास क्या है, ये केंद्र है, वक्रता केंद्र, ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या कहलाती है तो ये क्या होगी, प्लस R होगी। लेकिन R के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह बराबर R/2 होता है, यह बराबर R/2 होता है, तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। यहां हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, अर्थात CP के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे लिख लेंगे, ये 2F हो गया बटे CP के स्थान पे 2F माइनस PI। P से लेकर ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, इसको तो किससे लिखते हैं, प्लस V से लिखते हैं, बराबर PF के स्थान पे ये क्या है, फोकस दूरी है, तो इसके स्थान पे F, और PF तो F ही रहेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है। PI क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस V से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसका हम लोग गुणा कराएंगे, F का गुणा U में करा देंगे, तो माइनस FU
और इसका गुणा इसमें करा देंगे तो प्लस 2f² हो जाएगा, और ये 2f² हो गया। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा uv, और इसका गुणा इसमें करा देंगे तो माइनस 2fv हो जाएगा। इसका गुणा इधर करा दो तो ये हो जाएगा प्लस 2f², और इसका गुणा इसमें करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस fv। 2f² से कैंसिल हो गया। इधर से देखिए क्या बचा है, ये fv उधर चला जाएगा, इधर कौन बचा है fu प्लस uv इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस fv में से माइनस fv कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल fv बच जाएगा हमारे पास। अब दोनों पक्षों में uv(f) से क्या करने पर, भाग देने पर। अब भाग देते हैं तब देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, fu यहाँ है, इसमें uv(f) से भाग कर देंगे, प्लस uv यहाँ है, इसमें uv(f) से भाग कर देंगे, इज इक्वल टू fv है, इसमें uv(f) से भाग कर देंगे, तो ये कंडीशन हो जाएगा f से कैंसिल हो गया, u से कैंसिल हो गया, यहाँ uv से कैंसिल हो गया, यहाँ fv से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ आया 1/v प्लस 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से आया है 1/u, ये उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अर्थात ये क्या है, ये उत्तल दर्पण के द्वारा uv(f) में संबंध है। इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण में uv(f) में संबंध पढ़े थे। अर्थात ये था हमारा, एक बार पुनः चित्र हम लोग समझ लेंगे। देखिए हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे जिसमें कुछ दूरी पर एक वस्तु रखेंगे o' जहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद इधर चली जाएगी, लेकिन नियम के अनुसार ये कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, लेकिन ये केंद्र तक जाती हुई प्रतीत होगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को f तथा p के बीच प्रतिच्छेद करेंगी, यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, तो पहली बात सीधा बनेगा, और ये सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा आभासी तथा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा आभासी तथा छोटा बनेगा। आज ये एक टॉपिक इस वीडियो में हम लोग पढ़े, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।